सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अल्कोहल का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने अल्कोहल के चैप्टर में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है उसको पूरा हमने उस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। फिर हम उसके बाद में डायहाइड्रिक अल्कोहल हमने स्टार्ट किया है, और डायहाइड्रिक अल्कोहल में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है उनको बनाने की विधियां जो हैं वो क्या होती हैं, किस प्रकार से उसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, और हमने देखा कि जो ग्लाइकॉल हैं वो काफ़ी गाढ़े जो है वो विस्कोसिटी के जिनकी विस्कोसिटी काफ़ी अधिक होती है वो उस प्रकार के द्रव होते हैं, और उसमें क्योंकि दो OH समूह उपस्थित होते हैं इसलिए जो है वो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो उनकी जो विलेयता है जल में काफ़ी अधिक होती है। इसी प्रकार से जो ग्लाइकॉल है उसकी विस्कोसिटी भी अधिक होती है, और ग्लाइकॉल जितने भी हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट के दूसरे कंपाउंड्स हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी अधिक होता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर समझा सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके बाद केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात शुरू की थी। जैसे हमने पिछले जो टॉपिक था, पिछला लेक्चर जो था उसमें बात की थी कि किस प्रकार से सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, किस प्रकार से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, और दो OH समूह होने के कारण जो है उनके बारे में हम लोगों ने फिर हमने बात की थी फास्फोरस हैलाइड के साथ में कैसी रिएक्शन होती है। तो कल हम लोगों ने जो लेक्चर था उसमें बात की थी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के अंदर विशेष रूप से PCl3 में क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में क्या रिएक्शन है। तो उसके बाद में आज हम बात कर रहे हैं कि इसकी Pi3 के साथ में फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो जितने भी विसिनल ग्लाइकॉल्स हैं, विसिनल डायॉल्स हैं, वो क्या करते हैं, जिनको हम निकटवर्ती डायॉल कहते हैं, ग्लाइकॉल भी कहेंगे, वो Pi3 के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके पहले निकटवर्ती डाई आयोडाइड बनाते हैं। तो ये तो एक सामान्य बात है कि हमें पता है कि जब भी ऑक्सीजन OH ग्रुप रिप्लेस होगा उसकी जगह हेलोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो हेलोजन के सब्सटीट्यूशन से वहाँ पर डाई हैलाइड बन जाएगा जैसा हमने कल के लेक्चर में भी देखा था। तो डाई हैलाइड जो है उसके स्थान पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आयोडीन होता है वो आपस में रिएक्ट करके वो मुक्त हो जाता है, एक आयोडीन I2 बन जाता है और हमें एल्कीन जो है वो प्राप्त होती है। तो ये इसके एक अलग तरह की रिएक्शन है जिसमें फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ में कि पहले तो रिएक्शन होकर हमें डाई आयोडाइड प्राप्त होता है और उसके बाद में उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और हमें आयोडीन और प्लस एल्कीन जो है उसमें प्राप्त होती है। तो ये रिएक्शन जो है ये डाइहैलाइड फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड की एक अलग प्रकार की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है कार्बनिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, मतलब ऑर्गेनिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में क्या रिएक्शन होती है। तो व्हाट आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो जैसे हम बात करेंगे कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उसमें हम एसिटिक एसिड ले सकते हैं। तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनके साथ में जो रिएक्शन होगी वो H+ यानी किसी भी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगी, और उसमें क्या होता है पहले मोनो सब्सटीट्यूटेड मोनो एस्टर्स बनेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में रिएक्शन होगी यानी दूसरा OH ग्रुप जो है उसकी रिएक्शन होगी, तो हमें डाई एस्टर्स उसमें प्राप्त होंगे। तो देखिए ये कार्बनिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ मोनो तथा डाई एस्टर बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है मोनो एस्टर्स बनेंगे और सेकंड स्टेप में डाई एस्टर्स बनेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा उत्प्रेरक के रूप में काम में आती है। इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है इट इज बीइंग यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। द स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। सो इसको रिएक्शन को हम देख सकते हैं RCHOH CH2OH। तो ये क्या है, ये ग्लाइकॉल है, विसिनल ग्लाइकॉल है। उसकी रिएक्शन हमने की एसिटिक एसिड प्लस H2SO4 के साथ में। तो H2SO4 का काम क्या है, वो माइल्ड क्वांटिटी में यहाँ पर होता है, इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो मोनो एस्टर का सबसे पहले निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर जो
OH ग्रुप है उसकी जगह पर एस्टर बन गया और दूसरा OH ग्रुप वैसा ही इंटैक्ट उसी रूप में रहता है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन द सेकेंड एस्टरिफिकेशन टेक प्लेस और जो सेकेंड OH ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप है उस पर एस्टरिफिकेशन होकर हमें डाई एस्टर प्राप्त होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल को लेंगे, जैसा कि नीचे की रिएक्शन में आप देख सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल की एसिटिक एसिड और H2SO4 की साथ में रिएक्शन कराने पर हमें पहले मोनो एसीटेट ग्लाइकॉल यानी ग्लाइकॉल मोनो एसीटेट मिलता है। तो पहले जो ऊपर वाला OH समूह है उसका एस्टरिफिकेशन होता है और वापिस एसिटिक अम्ल और H2SO4 के साथ में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो ग्लाइकॉल डाई एसीटेट हमें प्राप्त होता है। तो ये दोनों OH ग्रुप्स जो हैं उसका एस्टरिफिकेशन इस प्रकार से उसमें संपन्न हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन है। इसी तरह से ग्लाइकॉल जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में भी रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर करके पूछा जाता है। ग्लाइकॉल की कार्बनिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ संघनन अभिक्रिया पर संघनन बहुलक पॉलीएस्टर बनते हैं। दैट मीन्स glycol on reaction with dicarboxylic acids gives a condensation product which is what? Which is a condensation polymer, and that polymer is which is the most characteristic polymer is polyester, because polyester is a very famous polymer। तो ये polyester जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण या जिसको आप कहें कि एक तरह से पॉपुलर बहुलक है जो कि हमारे जीवन में इसका काफ़ी उपयोग है। आपने भी इसका नाम अवश्य सुना होगा। तो देखिए ग्लाइकॉल जो है उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? ये है CH2 का होल 8 और COH। ये एस्टर जो है ये जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जिसको हम टेराथैलिक एसिड कहते हैं, टेराथैलिक एसिड के साथ में और ग्लाइकॉल का जब कंडेंसेशन होगा तो हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा जिसको अपन ने देखिए यहाँ लिखा हुआ है OH CH2 देन विद इन ब्रैकेट CH2O CO CH2X। यहाँ पर CH2 कितनी ही उसकी कितनी भी यूनिट्स जो हैं वो हो सकती हैं, CH2X या CH2 8 जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं टेराथैलिक एसिड में वो 8 है, और COO CH2 देन ब्रैकेट क्लोज देन CH2OH। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकॉल के अंदर जो दो OH ग्रुप्स हैं उसका एक ग्रुप जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंडेंस करता है और फिर टेराथैलिक एसिड के का जो दूसरा एंड है जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल का जो कि ग्लाइकॉल का जो दूसरा CH2OH है उसके साथ में कंडेंस करता है। तो इस तरह से हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। तो जितना ही ज़्यादा यहाँ पर N की संख्या होगी जो है वो पॉलीमर उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो एग्जाम्पल है ग्लाइकॉल की टेराथैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर टेरालीन या डेक्रॉन बहुलक बनते हैं। तो ये जो हमें टेरालीन या डेक्रॉन जो है वो पॉलीमर हमें प्राप्त होते हैं। तो NOH CH2 CH2OH यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे टेराथैलिक एसिड के साथ में। तो ये रिएक्शन होने पर हमें पॉलीमर जो है टेरालीन या डेक्रॉन बनता है। तो टेरालीन या डेक्रॉन जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी हमें यहाँ पर देखना है। देखिए ये जो टेराथैलिक एसिड है ये क्या है? देखिए आप जानते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड में जब दो OH ग्रुप पैरा पोजीशन पर होते हैं तो वो टेराथैलिक एसिड होता है, और जब वो ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं तो वो थैलिक एसिड होता है। तो थैलिक एसिड की जो रिएक्शन है वो टेराथैलिक एसिड की रिएक्शन ग्लाइकॉल के साथ में करने पर हमें टेरालीन या डेक्रॉन मिलता है। तो जो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे OH CH2 विद इन ब्रैकेट CH2O CO, देन बेंजीन की रिंग है उसमें, देन CO होल N। तो आप देख सकते हैं कि जो टेराथैलिक एसिड है उसका जो वो यहाँ पर जो है उसमें बीच में उसकी जो पॉलीमराइजेशन यूनिट है उसको अपन ने N से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है अकार्बनिक ऑक्सी अम्लों के साथ विद द इनऑर्गेनिक ऑक्सी एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर व्हेन इट इज हीटेड विद इट। तो क्या होता है इसके साथ में ये अकार्बनिक एस्टर जो है वो बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी तो हम OH ग्रुप जो है उसका नाइट्रेशन जो है वो उसमें हो जाता है, तो हमें ग्लाइकॉल नाइट्रेट मिलता है, ग्लाइकॉल डाई नाइट्रेट इसमें प्राप्त होता है। तो देखिए CH2OH है, इसकी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या होता है, OH की जगह पर, हाइड्रोजन की जगह पर NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो ग्लाइकॉल डाई नाइट्रेट बनता है। यहाँ पर जो H2SO4 का रोल है वो एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर के लिए होता है, जिससे कि NO2 प्लस आयन को ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट किया जा सके। तो ये जो है इसमें ग्लाइकॉल डाई नाइट्रेट हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। देखिए ग्लाइकॉल जो है उसकी रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में होती है, तो इसमें हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेंगे साइक्लिक एसिटल, एक मिलेगा साइक्लिक कीटल, डिपेंडिंग ऑन दिस वेदर द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद एल्डिहाइड और विद कीटोन। विद ग्लाइकोल ऑन कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड gives cyclic acetal and glycol on condensation with ketone gives cyclic ketal। देखिए ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि अगर किसी यहाँ क्रियात्मक समूह को हमें ब्लॉक करना हो, या जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर अगर उसकी टैपिंग हमें करनी है, तो उसके लिए जो है ये ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। तो निकटवर्ती डायोल जो है एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया करके क्रमशः चक्रीय एसिटल एवं चक्रीय कीटल यानी 1,3 डाइऑक्सालेन बनाते हैं, और अभिक्रिया जो है वो टोलिन सल्फोनिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो देखिए इसमें CH2OH इसकी रिएक्शन जो है पहले हमने एल्डिहाइड से कराया, यहाँ R की जगह एक H है, ये मिस प्रिंटिंग है, ध्यान रखेंगे आप सब लोग। और हमें क्या मिलता है, साइक्लिक एसिटेट यानी चक्रीय एसिटल जो है वो प्राप्त होता है, एसिटेट नहीं एसिटल। तो ये जो साइक्लिक एसिटल है ये एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, किसका, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है वो है ग्लाइकॉल का और एल्डिहाइड का। इसी तरह से कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है ग्लाइकॉल का और कीटोन का बनेगा, वो कहलाएगा साइक्लिक कीटल या चक्रीय कीटल। इसमें CH2OH इसका कंडेंसेशन जो है वो कीटोन के साथ में होता है, तो और कीटोन के साथ में होकर ये चक्रीय कीटल जो है इसमें हमें प्राप्त होता है। अब देखिए जो भी कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेंगे, उन कंडेंसेशन प्रोडक्ट से हम जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं उसको हम रिलीज कर सकते हैं, उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका हम हाइड्रोलिसिस करके या उसका ऑक्सीडेशन करके उसे हम वापस प्राप्त करेंगे। तो चक्रीय एसिटल एवं चक्रीय कीटल से एल्डिहाइड एवं कीटोन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि इनकी अभिक्रिया पर आयोडिक अम्ल के साथ में डाइऑक्सेन विलायक में की जाती है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये इसको रीजनरेट करने की रिएक्शन है, जिसमें हमने साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल लिया और उसकी रिएक्शन कराई हमने परायोडिक एसिड के साथ में और यूजिंग डाइऑक्सेन एज ए सॉल्वेंट। तो उसके साथ में ये जो कीटोन है वो रीजनरेट होता है और ये हमें वापस प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जो कि हम जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को या कीटोनिक ग्रुप को जो है वो मास्क करने के लिए या प्रोटेक्टिंग एजेंट के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो प्रोटेक्शन पहले किया जाता है जैसे हमने देखा, और फिर ये जो सेकंड स्टेप था, पहले तो हमने प्रोटेक्शन किया और फिर सेकंड स्टेप में हमने उसको डी प्रोटेक्ट कर दिया यूजिंग HiO4 परायोडिक एसिड एंड डाइऑक्सेन। फिर जो रिएक्शन है वो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ऑक्सीकरण। तो देखिए HNO3 के साथ एक्चुअली दो रिएक्शंस हो रही हैं। एक रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जहां पर HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर काम में लेते हैं और ये एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो वहां पर वो नाइट्रिफिकेशन में काम में आता है। तो ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट उसमें हमने देखा बनता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है उसका रोल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो यहाँ पर क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारे पास में जो एल्कोहलिक ग्रुप है, हमें मालूम है कि एल्कोहलिक ग्रुप को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन जब होगा तो वो पहले एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड बनाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम उनके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए निकटवर्ती ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण विभिन्न ऑक्सीकारक कारकों
से करने पर विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम मिलेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। ग्लाइकॉल के ऑक्सीकरण के सिद्धांतानुसार निम्नलिखित उत्पाद संभव हैं। देखिए अब कैसे करता है, CH2OH इसका ऑक्सीडेशन किया तो हमें सबसे पहले एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें प्राप्त हुआ CHO, देन CH2OH। फिर हम इसका आप ऑक्सीडेशन दो तरीके से करा सकते हैं। इसको हम ऊपर देखेंगे, जो एरो से दिख रहा है A से B बन रहा है, तो इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो वो COH ग्रुप में, एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। और दूसरा ऑक्सीडेशन पॉसिबल है पाथवे कि जब A से हम नीचे की तरफ आएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो नीचे का CH2OH ग्रुप है, यानी कि जो नीचे का प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, वो नेक्स्ट यानी एल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाएगा, तो हमें डायोक्सल जो है एल्डिहाइड जो है दोनों तरफ पर वो प्राप्त हो जाएगा। फिर हम अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एक CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, तो हमें इस प्रकार से जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम ऊपर से देखते हैं B का ऑक्सीडेशन करेंगे तो B का ऑक्सीडेशन करने पर हमें सबसे पहले जो उसका CH2OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा और उसके बाद में फिर हमने देखा D से E बनने में उसका ऑक्सीडेशन होता है तो CHO का ऑक्सीडेशन होकर वापस एसिड मिलता है। तो इस तरह से एंड प्रोडक्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि हमें ऑक्जेलिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। और B जो है इसमें यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड है और C जो है वो ग्लाइकोजेल है। तो इस तरह से ये हम इन सब के प्रोडक्ट्स को डिफरेंट स्टेजेस में हम उसको देख सकते हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में H2SO4 लिया है तो हमें फाइनली ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होगा, जिसके साथ में रिएक्शन जो है काफ़ी देर के बाद में होगी। और अगर हमने कुछ कम क्वांटिटी में HNO3 काम में लिया है तो हमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं A, B, C, D ये सब बीच में प्राप्त होंगे। तो इस तरह से जो रिएक्शन है HNO3 के साथ में वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमें 5 प्रकार के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो है वो इसके ग्लाइकॉल से प्राप्त होते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद में कल जो है इसकी कुछ और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, इसके बारे में कुछ और केमिकल रिएक्शंस हैं ग्लाइकॉल की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में फिर आगे हम कुछ अरेंजमेंट जो इसकी रिएक्शंस हैं पिनेकॉल अरेंजमेंट, इन सब के बारे में बात करके फिर हम आगे नेक्स्ट ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।